हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 22। तो आज हम लेक्चर नंबर 22 करेंगे। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा है तो अगर पेपर देना है और साइंस का आपको पता है बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप घटना चक्र कम से कम 3-4 बार देख लीजिए अच्छे से, और इसको जो भी चीज़ें रिपीटेड क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इतना बताना चाहूँगी साइंस के बारे में। और अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, टेस्ट डेली करवाए जा रहे हैं, तो टेस्ट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, टेस्ट डेली करवाए जा रहे हैं, आप इसको करिए। और घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट कर लीजिए, और करंट अफेयर भी मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो चलिए इंजॉय करिए। मिलते हैं तब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से लिए जल के शोषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में ये क्रिया होती है, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छह कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल। उसके बाद ये बना आपका ग्लूकोज और जल, और ऑक्सीजन बाहर निकला। तो ये सब प्रोसेस है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक है? तो क्लोरोफिल का घटक होता है आपका, क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक होता है। क्लोरोफिल में प्रोटीन के जटिल यौगिक है। यह पत्ते के वर्धक का कारण, हरे रंग का कारण है। और क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। पर्णहरित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? मतलब जो बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन निकलता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो वो करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो वह आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति आवश्यक है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, आती कहाँ से है? तो जो वो आती है जल से, H2O होता है ना। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कौन सी? जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है वो होता है शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की ही ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से भी यह क्रिया करते हैं। अतः विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी उपस्थिति होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश में निम्नलिखित प्रकार में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो होता है नीला और हरा लाल का। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सी है? तो वह लाल है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो होता है लाल। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की कौन सी रश्मियों का परावर्तित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वह लाल। कृत्रिम प्रकाश कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, मतलब कृत्रिम प्रकाश द्वारा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश में से रासायनिक ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो होते हैं 18 अणु। अगला है, सौर एटीपी में बदलती है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण निम्नवत होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो वह होता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो वह है प्राप्य परम ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो संचित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है क्लोरेला। क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अतः क्लोरेला क्लोरोफाइट से संबंधित एक कोशिकीय सरीसृप शैवाल की एक प्रजाति है। निम्न में से कौन सा पौधा पौधों की जड़ों को कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण जल का शोषण। तो प्रकाश संश्लेषण जड़ों द्वारा नहीं होता है।
अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात को पेड़। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड। और सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग को प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ कुछ बैक्टीरिया द्वारा। अगला नेक्स्ट है आपका पादप पोषण। पादप मीन्स प्लांट होता है। तो हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं, अर्थात वो कार्बन मतलब वो भोजन खुद बनाते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों को बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। पौधों का अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तो समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों की चिन्हित किया गया। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है और दीर्घ मात्रा पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता 1 ppm से कम होती है। तो उसमें सूक्ष्म है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Mg जो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है ये सब। और बोरान बोरान क्लोरीन, कॉपर, तांबा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। जाइलम द्वारा जल का जाइलम जल का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल द्वारा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ये 4 प्रकार के होते हैं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक और काष्ठ तंतु। फ्लोएम जो होता है ये भोज्य पदार्थों को ले जाता है। इसकी चाल इसमें इसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। चालनी, अवयव और सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। तो पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में कौन क्या करता है? तो वो होता है में कोई नहीं, क्योंकि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ विरक्त करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ पौधों के आकार में देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वो उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं। किसके द्वारा? जड़ों के बालों द्वारा, जो रोए कहा जाते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी जाता है जाइलम द्वारा। और पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो जल आवाहन के लिए पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा। जल जाइलम याद कर लीजिए। पौधों में फ्लोएम फ्लोएम फ से फूड, तो ये होता है फूड। तो ये पहुंचाता है आहार वहन के लिए। कौन सी जीवित वस्तु ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वो करेगा फ्लोएम। तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो वो मृदा से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? तो पौधों के विकास के लिए सोडियम ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पोटेशियम है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य पोषक नहीं है? तो वह है सोडियम। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोग है? तो वो है सल्फर। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह होता है नाइट्रेट। पौधों के द्वारा ली जाने वाले नाइट्रोजन का रूप नाइट्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व दलहनी पौधों के गांठ के गठन के लिए आवश्यक है? तो वह है बोरान। बोरान जो है पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिक गठन के लिए आवश्यक है। जिनसे परजीवी पौधों की पहचान करें तो परजीवी पौधे कौन से हैं? तो वो है अमरबेल। और है अगला है कुक्कुट अमरबेल परजीवी अमृतबीजी एक पौधों का उदाहरण है। तो ये सही है। ये पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, नहीं वह सहारा लेता है। फसल प्लॉगिंग विधि है, ये होता है फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण। और ये पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन्स एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन और उनके अपचय क्रियाओं के लिए प्रभावित नियम करते हैं। ध्यातव्य है हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। इसके अनुसार पदार्थ जंतुओं में नालिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं में क्रियान्वित होते हैं। तो समानता पादप हार्मोन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन।
तो ध्यातव्य पादप हार्मोन्स को वृद्धि नियामक हार्मोन कहते हैं, वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों ग्रुप में कहते हैं। तो समानतः ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता वाले वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक और एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं, अतः इनसे वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण के निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं और इनमें पुष्पगली के पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फल कहलाता है। ऑक्सीन का उपयोग अपतृण निवारण, वीड डिस्ट्रक्शन तथा फसलों को गिरने से बचाने के लिए भी होता है। जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन या बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन है तथा यह जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एब्सिसिक अम्ल पुष्प कोशिका विभाजन तथा बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। ये पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है तथा विस्तृत होने को फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों और पुष्पों के विगलन का तीव्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन्स नहीं है? तो वह है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो मनुष्य में पाया जाता है ना। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो इसमें से पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, बाकी ये सब मनुष्य पाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा पौधों द्वारा वृद्धि हार्मोन्स है? तो वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन से साइटोकाइनिन। और इसमें मिलान करना ऑक्सीजन से क्या होता है? तो ऑक्सीजन शिखर प्रधानता, मतलब जो ऊपर का भाग होता है पौधों का, बढ़ता है इससे। और जिब्रेलिन जो होता है कोशिका वृद्धि करता है, कोशिका वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन भी कोशिका विभाजन करता है। और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, मतलब वृद्धि को रोकता है। तो हो गया ऑप्शन बी। और सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है, वृद्धि रोधक जिसे बोलते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स है एथिलीन, गैस के रूप में पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन से हार्मोन का यूज होता है? तो होता है एसिटिलीन का। और कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह गैस होती है एसिटिलीन की। और निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो वह है एथिलीन। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। और पादप जनन, प्लांट में पादप जनन वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपने नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जीवन की दृष्टि पौधों का महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है और पौधे के प्रजनन में सहायता होता है। और पुष्प में पुंकेसर, स्त्री केसर, मतलब पुष्प, स्टैमेन और कार्पेल्स मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये देख सकते हैं पुष्पों के भाग हैं। ये है थैलमस, ये है सेपल, ये है पेटल, ये ओरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर है, फिलामेंट है और ओव्यूल है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पौधों में असूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो वो होता है परागकोश। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के लिए सही है? तो कायिक प्रवर्धन क्लोनियन जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो इसमें जो होगा सी होगा पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो किया जाता है वनस्पति प्रसारण के लिए। अगले, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वह चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब यह बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब साइट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका साइट्स का अंकुरण प्रतिशत कई मैनी बर्डेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यही सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक समर्थन और तैयार की गई सैंडलिंग की जाती सकती है। तो इसमें जो था पहला चौथा सही है। तो गन्ने के उत्पादन लागत घटाने हेतु तो ये पढ़ लीजिए थोड़ा। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए। तो कौन सा सही है? इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए, अलग तरह के उगाइए। क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है आलू में। अगला है भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, वो तना काट में मिलता है। अगला है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है गन्ना के लिए। और निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगनविलिया, इसमें देखना है कौन सा पादप स्तंभन
कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो ये है जो है तो ये है वेगनविलिया कार्नेसस कोको अंगूर। तो मतलब जो काट के बोया जाता है, तो वो हो गया आपको सभी के सभी। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौसम के पौधों का प्रवर्धन कल मंथन तकनीकी द्वारा किया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन ताप तकनीकी द्वारा किया जाता है। दोनों के सही ही हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वह है पुष्प। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश आवश्यक नहीं है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पौधे में। और एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश में परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। और जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी निम्नलिखित में से कौन परागकड़ी कर है? तो तीनों के तीनों है। तीनों परागकण करते हैं। परागण की शुभ परिभाषा क्या है? तो ये है परागकण का परागकोश में मतलब वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना की क्रिया। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, उसे संकर बीज कहते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जयाङ्ग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। और आर्थिक महत्व की बात करते हैं हम। तो आर्थिक महत्व के मानव के जीवन यापन व सुख समृद्धि हेतु पौधे एवं उनके उत्पाद की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ यथा अनाज, दालें, चीनी, तेल इत्यादि रेशों के से कपड़ा एवं लकड़ी के मकान एवं फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त कोयला से पेट्रोल, दवाइयां व अन्य लाभदायक पदार्थों के स्रोत पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। सूरजमुखी रेली कुल के अंतर्गत आता है। ये आवृतबीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में होता है। चंदन, कपूर, लौंग, परमिट, आंवला, कंचन, तो ये सब पौधों के आर्थिक गतिविधि मतलब यूज बताया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? आंवला का। और आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस में किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो वह रत्ना का। आम का तो ये पूछ लेता है जो नए-नए न्यूज़ रहते हैं करंट में। लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की प्रजाति है। आरोही पूछा गया है। काशी लालिमा भिंडी की एक फसल की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान ने किया था। अगला है कोबाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? तो यह प्रजाति गन्ने की। निम्नलिखित विचार कीजिए। सरसों जो है वरुणा प्रजाति है। मटर का सपना है। अलसी का नाम क्या है? अलसी किसका है? सूर्या। तो सूर्या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, ना कि अलसी की। मैक्रोनी गेहूं की वनस्पति नाम क्या है? इसका ट्रिटिकम ड्यूरम है। झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक की जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक के पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? तो यह पार्थेनियम है। तो यूपीपीसी मेंस पूछा गया है। पार्थेनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण के लिए किया जाता है। कैंसर उपचार में लाभकारी है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला है नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरुथियों और प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जक के निर्माण में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तो तीनों के तीनों सही हैं। और पाइन, फर और स्प्रूस और रेडसेंडार और लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में बहुत बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं अनावृत बीज। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय फसल है? तो वह है घृत कुमारी। और तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। फिनॉल एवं फ्लेवेनोइड के कारण। ताड़ तेल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार की। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तो ये सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैविक डीजल के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। पहला गलत है, तो ये हो गया 2-3। आईएएस में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भारत जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किसके उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? तो किसका किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कसावा का, क्षतिग्रस्त गेहूं का और मूंगफली का नहीं, और कुल्थी का नहीं, और इसमें किया जा सकता है थाड़ा आलू का, चुकंदर का। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है कैनॉल मानव उपभोग के लिए उगाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों में निर्दिष्ट करता है। निम्न किस्म मुख्यतः यह है किसकी? इसके तेल में ईरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट है मोरिंगा एक फलीदार सदाबहार वृक्ष है।
इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित होते हैं। भारत इमली और मोरिंगा के बीज का निर्यात करता है, जिसमें जो है तीसरा तीसरा, चौथा, पाँचवां सही है। मोरिंगा इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर से ही आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो वह है करंज। और वह पौधा जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉर्प्स के रूप में जाना जाता है, वो कौन से हैं? तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोकॉर्प्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और जो इसका पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है स्तनजोत का। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो इसमें से रतनजोत बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किसके ने प्राप्त किया? गन्ना। सीरज आदि उत्तम कच्चा माल है किसका? ये पावर एल्कोहल के लिए है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो वह पाइन से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? तो नीम से होते हैं। फिर है ब्राह्मी। तो इसमें मिलान करना है। ब्राह्मी जो है वो मस्तिष्क का टॉनिक है। और सदाबहार किसका है? सदाबहार है मधुमेह दूर करने का। पुदीना है ये वात हटको। और तुलसी है कफोत्साहक। तो यह बी। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसी मेंस में। अगला क्वेश्चन है, शीत पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है किसकी? कैफीन की होती है। और कैफीन क्षारक जो उपस्थित रहता है ये चाय और कॉफी दोनों में होता है। चाय की पत्ती में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है आयोडीन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कपूर और कासनी और वनीला। तो इसमें क्या है? कौन सा पादप उत्पाद है? तो तीनों पादप से प्लांट से मिलते हैं। कट्टू का आटा प्राप्त होता है। कट्टू का आटा फाइगोपाइरस से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग होता है? पत्ता, पंखुड़ी। तो इसमें यूज होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। और अगला पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पान पत्ती में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वह है हींग। और ये मिलान करना है अफीम। अफीम कहाँ से मिलता है? तो अफीम जो मिलता है वो मिलता है आपका फल से। और हींग जो है, हींग मिलता है जड़ से। और रबर मिलता है, रबर तना से मिलता है ना, तना से। कुनैन मिलता है छाल से। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग जो है तने से प्राप्त की जाती है और जड़ों से भी प्राप्त की जाती है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त की जाती है छाल आवृतबीजी पौधा है। और मलेरिया रोग के लिए प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्ष किया जाता है। तो किया जाता है सिनकोना की छाल से। कुनैन जो मलेरिया के लिए इलाज में प्रयोग किया जाता है, सिनकोना पादप किस भाग से आती है? तो ये आती है छाल से। कुनैन सिनकोना पादप किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो पाई जाती है छाल में। मलेरिया निदान हेतु अर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। प्राप्त होती है बीजी पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? तो वह है क्विनन। और कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है कोरोना रोगियों के लिए। तो कुनैन एवं एल्कोलाइड सिनकोना और पौधे की छाल तैयार की जाए जो मलेरिया के लिए उपचार होती है। और क्लोरोक्विनन नामक कृत्रिम औषधि इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया, क्योंकि इसका उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। तो कोरोना रोगियों के लिए तो पता नहीं। कारक निम्नलिखित में से किस पेड़ में प्राप्त होती है? तो वह एक वर्ष। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे का टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो बनाया जाता है मोरेसी का। फिर रोग एवं उपचार। अब विषाणु जनित रोग हैं। तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ठीक है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। एचआईवी वायरस, बहुत सारे वायरस के बारे में आप जानते होंगे। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वायरस जो होता है शब्द एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजरिंग के द्वारा किया गया सही है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए डीएनए आधारित हो सकता है। डीएनए आधारित वायरस अधिकांश सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डीएनए में से डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये गलत है। जीवाणु भोजी जो होता है वो क्या होता है? ये जीवाणु और विषाणु का जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? विषाणुओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होती है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषी माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचार केवल जैविकी संवाहकों द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है
दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो जीवाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। एसी 1 मिनट, जीवाणु में नहीं एंजाइम नहीं होता है, ये गलत है, विषाणु की बात हो रही है। ACE2 का पद का उल्लेख निम्नलिखित किस संदर्भ में किया जाता है? तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए। और इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो वह है उपरोक्त सभी। ये है सार्स है, मर्स है, कोविड-19 है। कोविड-19 महामारी रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय सीरम संस्थान एमआरएनए प्लेटफॉर्म द्वारा प्रयोग की गई कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित है, गलत है। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो दोनों सही है। तो कोविशील्ड भारतीय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेटिक द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन है। और अगला है कोविशील्ड का भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यह होता है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला है वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो वह 0.5। किस देश में भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो वो किया रूस ने। और निम्न से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो होता है डेंगू। और डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो होता है एडीज और क्विलेक्स से। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ये होता है वायरस मादा एडीज मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो हो जाती है हीमोग्लोबिन सॉरी प्लेटलेट्स की। और डेंगू मच्छरों द्वारा संश्लेषित प्रोटोजोआ रोग है और प्रत्येक नेत्र पहली बात प्रोटोजोआ रोग नहीं भी आपने पढ़ा वायरल है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा में डेंगू का लक्षण नहीं है, तो गलत है। त्वचा पीत के नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण सही है। और पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो फैलता है ऊपर में से कोई नहीं। पीला जोर जो होता है येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। ये रोग जो है विषाणु द्वारा फैलता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो वो होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, जिसमें पानी से इंसान डरता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला कौन सा रोग है? तो ये है मेनिनजाइटिस। अगला है भारत में प्रत्येक जन्मे प्रत्येक 200 शिशु में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है रोटा वायरस है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैंडेमिक। निम्नलिखित किस में सेट से में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो इसमें मम्स, रेबीज और हर्पीज ये सब विषाणु जनित रोग हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट है पोलियो का कारण क्या है? तो उसका विषाणु है। पोलियो टीके की खोज किसने की? तो जोनास सॉल्क ने की। और पोलियो का टीका का सबसे पहले तैयार किया था जोनास सॉल्क ने। साल्क टीका निम्नलिखित में किस व्याधि से संबंधित है? तो वह संबंधित है पोलियो से। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टेट्रावैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो वो लिया पोलियो के लिए। और है पैथोजीन और सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या? राइनो वायरस है। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का। और निम्नलिखित में से कौन से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं है? तो वो हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस जो है ये लीवर का रोग है, पानी दूषित नहीं है, अन्य सभी पानी के प्रदूषण से फैलते हैं, पीलिया और टाइफाइड और हैजा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? इसका कारण है डीएनए वायरस। फिर है और इसको बोलते हैं किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो होती है वायरस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन सही नहीं है? तो इसमें जो है यकृत सी का टीका होता है जबकि यकृत बी का कोई टीका नहीं होता है, गलत है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो हेपेटाइटिस रोग के से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है लीवर। निम्नलिखित में कौन रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो होता है हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो पोलियो बंदर में नहीं होता, इंसान में होता है। निम्नलिखित रोग पर विचार कीजिए डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक। तो ये कौन सा रोग भारत में उन्मूलन हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है? तो ये है चेचक, स्मॉल पॉक्स। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों चेचक, गिनिया तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ कब हुआ? तो इसका घोषित हुआ 1980 में। अगला है कथन चेचक स्मॉल पॉक्स तथा विषाणु द्वारा होता है, मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। तो ये दोनों सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स जीवाणु नहीं वायरस से होता है। निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दीजिए। एड्स संचार होता है लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य शोषक से, अपरा संपर्क से।
तो इसमें 1, 2, 4 है, मच्छर काटने से नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। अगला है एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलाता है मच्छर के काटने से। तो एड्स जो होता है एचआईवी होता है, इसमें मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा बीमारी है। लैंगिक संभोग दूसरे प्रधान संक्रमित माता के संपर्क द्वारा होता है, किंतु सूखे, चुंबन, खांसी, छींक और मच्छरों या अन्य चूसक कीटों के काटने से एड्स नहीं होता है। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है बी सही है और विवेचना भी कर रहा है। और एक रोगग्रस्त मानव के शरीर की निम्नलिखित अवस्थाओं से विचार कीजिए। सूजे हुई लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना, वजन का घटना। तो ये जो होता है, ये होता है 1, 2, 3, 4 सभी के सभी होते हैं। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। और एड्स का कारक क्या है? तो इसका कारक वायरस है। एचआईवी एड्स निम्न से किस रोग से संक्षिप्त है? इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है वायरस के कारण। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका? तो वह है रेट्रो विषाणु का। अगर अच्छा एड्स विषाणु में होता है, तो इस विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स निम्न में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा। तो एडिनोवायरस में एकल तंतु के डीएनए संजीन होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में त्रितंतु डीएनए संजीनी होते हैं। सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो कौन सा सही है? इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी टैटू बनवाने के कारण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है? तो यह है एक प्रतिशोध और एचआईवी एड्स। निम्नलिखित में कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो यह है एचआईवी 1C। अगला है एड्स वायरस है HTLV थर्ड की खोज किसने की? तो किसी रॉबर्ट गैलो ने। एड्स विषाणु जो है विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो है जीडोबुडीन। ठीक है, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो है मस्तिष्क को। अगला है और जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, तो उसका कारक है विषाणु होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो वह है जापानी इंसेफेलाइटिस से। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? वो है मीजल्स को। खसरा की बीमारी होती है, तो वह वायरस से। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो जो है ये एड्स, छोटी माता और गलसुआ और परिसर देव सभी संक्रामक बीमारी है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो वह मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। यह अत्यंत ही संक्रामक होती है। दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमण होती है? फूड एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर और काउपैक्स, तो सभी के सभी होते हैं। अगला विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूड एंड माउथ रोग होता है, विषाणु के कारण होता है। अगले हैं तो ये भी जो है क्या पूछा है ये फूड और माउथ निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसमें पाया जाता है? तो ये जो होता है ये भेड़ मवेशी में तो सभी जानवरों में होता है। वर्ष 2011 को पशुओं में कौन सी बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? तो ये चिन्हित किया गया था रिंडर पेस्ट के लिए। और निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो वह है HN। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो वह है H5N1। सॉरी, विषमहारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बर्ड फ्लू। तो H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किसी बीमारी के संदर्भ में? तो H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिसमें डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचयन होना संभव, तो सभी के सभी है सही है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इबोला वायरस चेचक। तो इबोला वायरस जो होता है वो रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी के से उत्पन्न हुआ है। ये सम्मिलित नहीं, बाकी जीव सांख्यिकी की पहचान उंगली छाप में तथा आइरिस स्कैन और क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिक्रिया और डीएनए जो है छत्र के अपराधी की पहचान तो सही है। इबोला है ये इबोला जो है प्राणघातक विषाणु है और इबोला वायरस का नाम लिया गया ये एक नदी के नाम से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मई जून 2018 में निपाह वायरस की बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? वो था केरल, अभी भी चर्चा में है रिसेंटली। ठीक है, अब है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग क्या है?
तो जीवाणु के होने वाले परजीवी रोग हैं, जीवाणु से जो होते हैं बैक्टीरिया से, तो ये हैजा कॉलरा है, विब्रियो कॉलरी से होता है, प्लेग है, पाशुरेला पेस्टिस से होता है, कोढ़ जो होता है जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरिया लेपी से होता है, और तपेदिक क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, निमोनिया जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, और टाइफाइड जो होता है सोलमोनेला टाइप से होता है। अब डिप्थीरिया जो होता है क्या है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिथीरिया से होता है, और जिनोरिया जो होता है ये होता है निसेरिया जिनोरिया। और ये जो होता है ये सिफिलिस जैसा सिफिलिस जो होता है ट्रोपोनिमा पैलिडम से होता है। काली खांसी तो हीमोफिलस परट्यूसिस से होता है। धनुष्टकर लौंग जाय या टिटेनस जो होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो इसका कारण सैल्मोनेला बैसिलाई होता है। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज संदूषण से होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन क्लॉस्ट्रीडियम से होता है। बाटुलिज्म क्या होता है? वे भोज्य पदार्थ वाले होने वाले बैसेला पैन होता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटेनस के लिए। अगला डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग बीमारियों के लिए किया जाता है, तो अभी अब डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस के लिए। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए किसके? रोहिणी, कुकर खांसी, टिटेनस के लिए। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में आता है? तो आता है पोलियो के लिए। काम नहीं आता, पोलियो के लिए नहीं आता, इन सब के लिए आता है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरोधक के लिए दिया था? कोकोनट खांसी और डिप्थीरिया के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो छोटे बच्चों के मोनोजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप में ये भी है, निमोनिया का भी है। और अगला है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो उसमें जो है ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोध और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी सही है। उन प्रतिजैविक पर निर्भरता कम कर कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी हैं। तो ये भी सही है। इन वैक्सीन को कोई गौर प्रभाव नहीं होता है, तो गलत है। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये जो क्षय रोग ये टीबी मतलब ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से प्रति सूक्ष्म की औषधियों में से कौन सी अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो वह है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या के लोगों के प्राण लेने वाले रोग कौन से हैं? ये अक्षमा है। और प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उनकी पहचान करें तो उससे क्षय रोग से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो वह तपेदिक। वो अगला है। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तो इसका जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो स्वति प्रतिरक्षक रोग जो है संधिवात शोधिवत अनुवांशिक रोग जो है क्षय रोग। तो ये अनुवांशिक क्षय रोग नहीं है, ये जीवाणु से होता है। पामा रोग, चींचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता होती है। क्षय रोग जो परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? तो मेटॉक्स का परीक्षण है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो किया जाता है क्षय रोग के लिए। बीसीजी का टीका निम्न से किसके लिए क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी जिसे बोलते हैं। बीसीजी का टीका क्षय रोग मतलब हाँ, शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही सुमेलित है? तो वह है मलेरिया, क्लोरोक्वीन और टिटेनस बीसीजी। ये सब गलत दिया है। तो बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विनियन आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका भी विटामिन सी के कारण होता है, ये होता है। जबकि थायमिन जो विटामिन बी1 के कारण होता है। टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है, लॉक्सा के नाम से जाना जाता है टिटेनस। निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? तो प्लेग मच्छर काटने से नहीं होता है, विषाणु से होता है, कुत्तों काटने से और चूहों के संपर्क में। तो अगला है, वायु द्वारा कौन सा होता है? टीबी। वायु द्वारा टीबी खांसने से होता है। पानी द्वारा क्या होता है? पानी द्वारा जो होता है कालरा होता है। और सिफिलिस क्या होता है? संपर्क द्वारा होता है। सिफिलिस संपर्क द्वारा होता है। घाव जो होता है टिटेनस। तो ऑप्शन बी। प्लेग कैसे होता है? प्लेग पिस्सुओं के काटने से होता है। ये पिस्सुओं के काटने से होता है। फाइलेरिया जो होता है, फाइलोरिया होता है मच्छरों के काटने से, मच्छरों से फैलता है। और ये जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों में प्रभावित करता है। तो ये हो गया डी। दंतक्षय का मुख्य कारण है मुख के अंदर भीतर होने वाला जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य पदार्थ के मध्य अंतर व्यवहार।
और दांत क्षय का कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट खाद्य कणों को दांतों के मध्य फंसे रहते हैं अतः अंतर्व्यवहार होता है अतः दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया संक्रमण। और पिछले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी लोगों के होने की संभावना सिवाय है फ्लूरोसिस से। अगला है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो चेचक, मलेरिया, तो वो है हैजा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किसके हैं? जलजन्य रोगों के। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है तो यह जीवाणु द्वारा। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, वह है आंत्र ज्वर। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें इसमें से कोई नहीं है, क्विनम सभी के सभी हैं। अगला है इनमें से एंटीबायोटिक है तो पेनिसिलिन भी है, एस्पिरिन भी है और पैरासिटामोल भी है, सल्फाडाइजिस भी है, तो सभी के सभी हैं, ऑप्शन ए। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है तो इसका दवा का उदाहरण है ये है पेनिसिलिन का। निम्न में से ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि किसकी है? क्लोरम क्लोरमफेनिकोल का। अगला है निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? सल्फा दवाइयाँ हैं जीवाणु के लिए कारगर। अगला है सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है? तो यह है प्रतिजीवी जीवाणुविक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सिबालेस है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनक बहु औषध प्रतिरोधी के होने के कारण है? तो कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती होना और रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक खुराकें लेना और पशुधन फार्मिंग प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना। तो इसमें जो होगा दूसरा तीसरा सही है, बाकी गलत है। अगर नेक्स्ट है ये है कवक जनित रोग। अब जानेंगे कवक से जो रोग होता है तो कवक की स्टडी माइकोलॉजी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक मतलब जो जानवर से जानवर में फैलता है तो माइकोमाइकोसिस नहीं है, रेबीज, प्लेग ये सब है। तो ये पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं। और तो अगरटा पर उपभोग से होता है तो ये संदूषित अन्न से होता है, ये इसको बोलते हैं अर्गोटिज्म। ये नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। और एथलीट फूड बीमारी है तो ये है फफूंद से। और निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव शरीर में उर्विका सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो इसमें पहला दूसरा सही है। एथलीट रोग विषाणु कारण है, बैक्टीरिया कारण होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो है त्वचा का प्रदाह। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो वह है गंजापन। गंजापन जो होता है, गांजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। अगला है मनुष्य में एन्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है यकृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अंतः परजीवी रोग। ठीक है, अंतः परजीवी रोग से देखते हैं। तो विषाणु जीवाणु तथा कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमेटोडा समूह के परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोग के कारक है। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोग से होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। तो ठीक है, बहुत सारे रोग हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2003 में लिएंडर पेस को सर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूबर की आशंका व्यक्त की गई, परंतु जांच के उपरांत उन्हें न्यूरोसिस्टिसकोसिस अर्थात मस्तिष्क में शिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियां टीनिया सोलियम नामक फीताकृमि के कारण होती है। मानव में इसका संक्रमण प्राय सुअर के मांस खाने से या फीताकृमि के अंडे से संक्रमित जल के प्रयोग से धातव है कि फैसियोला सिस्टोमोसा और टीनिया प्लेटिहेल्मिन्थस संघ के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो परजीवी कारण होते हैं। मलेरिया को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा है। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है जो द्वितीय पोषक है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। दुर्दम मेलिंगनेट मलेरिया किसके द्वारा? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो होता है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ होता है? तो सेम क्वेश्चन मलेरिया। मलेरिया का संबंध कौन से कथन से सत्य नहीं है? तो ये परजीवी कीट
द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, नहीं प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विनोन उपयोग होती है, सभी सही है। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो वो कौन सी है? तो वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, तो वह सर रोनाल्ड रॉस ने। घोल क्रीम से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया है। तो ये मिलान करना है, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है विषाणु से। और तपेदिक टीबी होता है जीवाणु से। और दाद होता है कवक से। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है प्लेग रोग होता है। प्लेग होता है जो जीवाणु से, और एड्स होता है विषाणु से। गंजापन होता है कवक से। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन हो गया डी। फिर है निद्रा रोग, स्लीमिक सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो यह ट्रिपैनोसोमा नामक एक उसकी जीव से। तो निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमस नामक एक उसकी जीव से होता है। इस जीव का वाहक द्वितीय पोषक सी फ्लाई मक्खी होती है। निम्न में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू है, फाइलेरियोसिस है, और निद्रा रोग सीसी फ्लाई मक्खी से होता है, बाकी मच्छर से होता है ये सब। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिक शिष्टो, मोसा रुग्णता। और 2003 में जब नियंदर स्पेस में मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई, तो उन्हें टेनिस को छोड़ लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो किसी एक शिष्ट के द्वारा हुआ था। अगला है वंशागति होने वाला रोग। तो जो वंशानुगति रोग होता है वो कौन सा है? तो कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन तथा खान पान और परजीवी संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग अनुवांशिक होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो बाढ़ांधता है, बहुत सारे रोग हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र में केवल एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। मोनोसिक में इसमें स्त्रियां नपुंसक होती हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे रोग के बारे में दिया है। तो चलिए क्वेश्चन थ्रू हम इसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए से होता है। और रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता ये अनुवांशिक रोग है। फेन और है फेनिक कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का उदाहरण किसका है? तो ये जो है एंजाइम के वंशानुगत अभाव का, इसे भूल से निर्देश करते हैं। तो ये फेनिल कीटोन में है जो जीनी व्यक्ति क्रमों की वंशागति का एक रोग है, जिसमें फेनिलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएलैनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रिया तथा फेनिलएलैनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। और ऊतकों में विशिष्ट तंत्रिका ऊतक में फैली एलेनिन के जमाव से व्यक्ति में अल्प बुद्धिमत्ता तथा मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वो मानसिक जड़ता होती है उससे। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लाज्मा के बुलबुले से किया जाता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। और ठीक है। और अधिक रक्तस्राव होता है, ये एक अनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो है रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है ये रक्त का स्कंदन ना होना। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवंशिक है? हीमोफीलिया है। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो वह है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21, त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो वह पेशी दुष्प्ररोपण। ये है हीमोफीलिया हीनता जन्य और डायबिटीज अनुवांशिक रोग। तो देख लेते हैं। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग डायबिटीज हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। रिकेट्स आपको पता है ये विटामिन की वजह से होता है। रिंगवर्म कवकी संक्रमण है। डिप्थीरिया इसमें से कौन सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग ये लिंग संलग्न है तो नहीं, गलत है। एड्स, सिफिलिस, सुजाक ये विषाणु से होता है। वर्णांतता हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, ये सही है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतर में पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि जो उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं एक, इसलिए। और निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो थायमिन जो होता है बेरी होता है। स्कार्बिक अम्ल स्कर्वी होता है। विटामिन ए वर्णांधता ये जो होता है ये वर्णांधता नहीं है और रतौंधी होता है। बाकी सब सही है। ऑप्शन सी।
अगला है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला के विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसमें, तो पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि लड़कों में उत्पन्न होते हैं ना कि लड़कियों में। एक वर्णांध पुरुष एक विवाह एक समान स्त्री से होता है तथा उसके माता पिता की दृष्टि में समान थी, उनके बच्चों भी निम्नलिखित में कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है, तो 0%, क्योंकि स्त्री के पास कोई वैसा नहीं है। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, उसके एक पुत्र और पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र वर्णांध होंगे किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी, क्योंकि महिला कैरी करती है, पुरुषों में होता है। थैलेसीमिया रोग शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन का। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त प्रभावित होता है। और ठीक है, अभिन्नता जन संक्रामक रोग है जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।